एक ऐसे डरावने सिनारियो की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कल सुबह हम सोकर उठते हैं और न्यूज़ में एक ब्रेकिंग खबर आती है कि देश की सरकार ने न रातों रात एक नया कानून पास कर दिया है। ओह, ये तो काफी अलार्मिंग साउंड कर रहा है। बिल्कुल। और उस कानून के तहत अब कोई भी नागरिक अपनी मर्जी का अखबार नहीं पढ़ सकता, ना ही सरकार के खिलाफ कोई विचार रख सकता है। राइट। तो ऐसे में जाहिर है कि लोग घबराकर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हाँ, लेकिन क्या हो अगर कोर्ट ये जवाब दे कि माफ कीजिए, सरकार ने संविधान में ही बदलाव कर दिया है और अब हमारे पास कोई पावर नहीं बची है। ये एक ऐसा भयानक ख्याल है जो सच में किसी भी आजाद समाज को अंदर तक डरा सकता है। सही बात है। लेकिन सुकून की बात यह है कि हमारे पास एक ऐसी इनविजिबल शील्ड, एक ऐसी अदृश्य ढाल मौजूद है जो इस डरावने सपने को कभी सच नहीं होने देती। एग्जैक्टली। और आज द केसरी नंदन एकेडमी के जो बहुत ही डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नोट्स हैं, उनके आधार पर हम इसी अदृश्य शक्ति के साइंस को डिकोड करेंगे। आज की इस गहरी चर्चा यानी इस डीप डाइव का मिशन ये समझना है कि महज एक संविधान होना ही काफी नहीं है। आखिर वो कौन सा मैकेनिज्म है जो किसी भी डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में फिसलने से रोकता है। हाँ, मतलब वो ऐसी कौन सी चीज है जो सरकारों की असीम ताकत पर लगाम लगाती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले ना इस पूरी कहानी के सबसे बुनियादी कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है। आम बोलचाल में लोग कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को एक ही मान लेते हैं। राइट। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद। लेकिन लीगल दुनिया में इनके बीच का फर्क जमीन और आसमान का है। बिल्कुल, जैसे नोट्स बहुत ही स्पेसिफिकली बताते हैं कि दुनिया के कई देशों के पास एक बहुत शानदार, बहुत अच्छी तरह ड्राफ्ट किया हुआ संविधान हो सकता है। हाँ। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी मौजूद हो। आई मीन थोड़ा हिस्ट्री में देखें तो कई ऐसे डिक्टेटर हुए हैं, राइट। चाहे वो 20th सेंचुरी के यूरोप में हो या आज की कुछ ग्लोबल एग्जाम्पल्स ले लीजिए। एग्जैक्टली। उन्होंने अपने देशों के लिए प्रॉपर संविधान लिखे हैं, उन किताबों में नियम थे, संस्थाएं थीं, लेकिन असलियत में सारी ताकत एक ही इंसान या एक ही पार्टी के हाथ में थी। और बस यहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की एंट्री होती है। ये असल में निरंकुशता यानी एब्सोल्यूटिज्म का एग्जैक्ट लीगल ऑपोजिट है। ये एक फिलॉसफी है, एक ऐसा सिद्धांत जो तय करता है कि सरकार और उसकी सभी संस्थाएं कानून के अधीन हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है, खुद सरकार भी नहीं। इसे एक एनालॉजी से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि संविधान किसी फुटबॉल गेम की एक रूल बुक की तरह है, जिसमें सारे रूल्स लिखे हैं कि गेम खेलना कैसे है। राइट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म उस मैदान का वो सख्त रेफरी है जो ये इंश्योर करता है कि खेल उन्हीं नियमों से खेला जाए और कोई भी पावरफुल खिलाड़ी बेईमानी ना कर सके। अब यहाँ एक बहुत लॉजिकल सवाल उठता है, क्या सिर्फ एक रूल बुक का होना काफी नहीं है? जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर उस रूल बुक को स्ट्रिक्टली लागू करने वाला कोई मौजूद ना हो तो पावरफुल लोग अपने फायदे के लिए नियमों को आसानी से मोड़ लेंगे। सही बात है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हवा में बात नहीं करता, ये कुछ बहुत ठोस टूल्स का इस्तेमाल करता है। जैसे सबसे प्रोमिनेंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी शक्तियों का बंटवारा, जिसमें कानून बनाने वाले यानी लेजिस्लेचर, लागू करने वाले एग्जीक्यूटिव और न्याय देने वाले जुडिशरी, इनकी पावर को अलग-अलग रखा जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा चेक्स एंड बैलेंसेस और रूल ऑफ लॉ जैसे मैकेनिज्म्स ये तय करते हैं कि कोई भी संस्था अपनी लिमिट क्रॉस ना करे। और सबसे अहम टूल पता है क्या है? एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक आजाद न्यायपालिका जो बिना किसी डर के काम कर सके। एग्जैक्टली। बिना इन चेक्स एंड बैलेंसेस के ना एक लिखित संविधान महज एक दिखावा, एक फसाद बनकर रह जाता है, जिसके पीछे सरकारें अपनी मनमानी करती रहती हैं। नाउ हियर्स व्हेन इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक रेफरी है तो वो बदलते वक्त के साथ सही और गलत का फैसला कैसे करता है? ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि समाज तो स्टैटिक नहीं है ना। इंसानों की सोच, उनके वैल्यूज हमेशा बदलते रहते हैं। सही बात है। 100 साल पहले जो बात समाज को बिल्कुल नॉर्मल लगती थी वो आज शायद गलत मानी जाए। यहीं से ये डीप डाइव एक बहुत डीप फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट की तरफ मुड़ती है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता कहते हैं। आमतौर पर ना जब लोग मोरालिटी वर्ड सुनते हैं तो मान लेते हैं कि जो समाज सोचता है
वही नैतिक है, जिसे पॉपुलर मोरालिटी कहा जाता है। राइट, बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इस पॉपुलर मोरालिटी से बिल्कुल अलग है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो भीड़ के शोर से डिसाइड हो। एग्जैक्टली ये एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड है जो सीधे तौर पर इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी जैसे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पर टेका है। और इसका सबसे बड़ा काम है मेजॉरिटेरियनिज्म, यानी बहुसंख्यकवाद के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करना। मतलब अगर समाज का एक बड़ा हिस्सा किसी पुरानी या रूढ़िवादी सोच को सही भी मानता हो ना, लेकिन वो सोच संविधान के खिलाफ है, तो कोर्ट्स हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को चुनेंगी। बिल्कुल, और केसरी नंदन एकेडमी के नोट्स में दिए गए कुछ लैंडमार्क केस लॉज इसको बहुत परफेक्टली इलस्ट्रेट करते हैं। जैसे इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है 2018 का ऐतिहासिक नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस फैसले ने सोसाइटी के स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 150 साल पुराने सेक्शन 377 को उस हद तक डिक्रिमिनलाइज किया जहां तक ये दो अडल्ट्स के बीच कंसेंट से बनाए गए रिलेशंस की बात थी। राइट। और उस वक्त कोर्ट के सामने बड़ा सवाल यही था कि क्या समाज का एक हिस्सा इसे मॉरली गलत मानता है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि विक्टोरियन ईरा के मॉरल वैल्यूज को अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के आगे झुकना ही पड़ेगा। क्योंकि किसी भी इंसान की सेक्सुअल ओरिएंटेशन उसकी आज़ादी और प्राइवेसी का हिस्सा है, जिसे आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करता है। समाज क्या सोचता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जैक्टली, इम्पॉर्टेंट ये है कि संविधान सबको बराबरी देता है। और इसी सेम लॉजिक को हम 2018 के एक और बहुत फेमस केस में देख सकते हैं, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओ हाँ, जहां अडल्ट्री यानी सेक्शन 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। राइट। अब वहां सवाल ये नहीं था कि अडल्टरी नैतिक है या अनैतिक। लीगल प्रॉब्लम ये थी कि वो लॉ एक पति को अपनी पत्नी का मास्टर मानता था। सही बात है। वो लॉ कहता था कि अगर पति कंसेंट दे दे तो वो क्राइम नहीं है। ये सोच तो औरतों की एजेंसी को पूरी तरह नकारती थी। बिल्कुल, जो कि आर्टिकल 14 की इक्वालिटी प्रिंसिपल के स्ट्रिक्ट अगेंस्ट था। कोर्ट ने क्लियर किया कि मैरिज में भी महिला का अपना आजाद अस्तित्व और सम्मान है। और इसके बाद आता है वो बहुत ही चर्चित सबरीमाला टेम्पल केस। इसमें भी जुडिशरी ने उस ड्यूलिज्म पर प्रहार किया जो रिलीजन में एग्जिस्ट करता है। हाँ, मतलब एक तरफ महिलाओं को देवी मानकर पूजना और दूसरी तरफ बायोलॉजिकल रीजन से उनके मंदिर आने पर बैन लगाना। राइट। इस फैसले ने ये क्लियरली एस्टैब्लिश किया कि जब भी रिलीजन की आज़ादी और औरतों की इक्वालिटी में टकराव होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमेशा इक्वालिटी के साथ खड़ी होगी। इन सारे फैसलों ने एक चीज तो साफ कर दी कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग ट्री है जो सोसाइटी के साथ ग्रो करता है और जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमेशा हरा भरा रखती है। पर थ्योरी में ये सब बहुत अच्छा लगता है, असली इम्तिहान तो तब होता है ना जब देश किसी क्राइसिस में हो। बिल्कुल, जब आंधी आती है तब क्या ये सिस्टम टिक पाता है? और ये सवाल हमें ले जाता है रूल ऑफ लॉ के सबसे डार्क चैप्टर की तरफ, 1975 की इमरजेंसी का दौर। बिना किसी पॉलिटिकल एंगल के सिर्फ लीगल फैक्ट्स के चश्मे से देखें तो ये दौर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए सच में एक अग्नि परीक्षा था। इमरजेंसी के वक्त संविधान के आर्टिकल 359 का इस्तेमाल हुआ था। ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो क्राइसिस के टाइम नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करने के लिए कोर्ट जाने का राइट सस्पेंड कर सकें। और इसी बैकग्राउंड में एक केस आया जिसने जुडिशरी की हिस्ट्री में एक गहरा घाव छोड़ दिया, जिसे हम एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस कहते हैं, जिसे लीगल सर्कल्स में हेबियस कॉर्पस केस भी कहा जाता है। हुआ यह था कि इमरजेंसी में कई लोगों को, आम नागरिकों को, बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल दिया गया। तो लोग हाई कोर्ट्स गए और उन्होंने हेबियस कॉर्पस रिट फाइल की, ये कहते हुए कि उनकी गिरफ्तारी इलीगल है। राइट। और मैटर फाइनली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास पहुंचा। सवाल ये था कि जब आर्टिकल 359 लागू हो तब क्या कोई इलीगल डिटेंशन के खिलाफ कोर्ट जा सकता है? और सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ने, यानी 4 जजेस ने जो फैसला सुनाया, उसने पूरी लीगल फ्रेटर्निटी को शॉक कर दिया। हाँ, मेजॉरिटी ने कहा कि जब तक इमरजेंसी है लोगों को कोर्ट जाने का कोई राइट नहीं है। एक तरह से रूल ऑफ लॉ को सस्पेंड ही मान लिया गया। उनका लॉजिक था कि जब नेशन का सर्वाइवल दांव पर हो तो स्टेट की सिक्योरिटी सबसे ऊपर होती है, पर्सनल लिबर्टी को पीछे छोड़ना पड़ता है। लेकिन इस खामोशी में
एक आवाज थी जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की मशाल को बुझने नहीं दिया, जस्टिस एच.आर. खन्ना की आवाज। उनका डिसेंट सच में एक मास्टर क्लास है। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि डिटेंशन विदाउट ट्रायल इज एन अनाथेमा टू ऑल दोज हु लव पर्सनल लिबर्टी। यानी बिना मुकदमे के जेल में रखना आज़ादी पसंद करने वालों के लिए एक अभिशाप है। उनका लॉजिक बहुत डीप था। उन्होंने कहा आर्टिकल 21 यानी जीने का अधिकार संविधान का दिया हुआ तोहफा नहीं है। एग्जैक्टली ये तो नेचुरल राइट्स हैं जो इंसान के पैदा होने के साथ उससे जुड़ जाते हैं। अगर स्टेट ने इन्हें बनाया नहीं तो स्टेट इन्हें छीन भी नहीं सकता। बहुत लोगों को लगता है कि क्राइसिस में सरकार को सख्त होना पड़ता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सिखाता है कि कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स इतने पवित्र हैं कि चाहे कितना भी बड़ा क्राइसिस हो उन्हें छीना नहीं जा सकता। और इवेंचुअली हिस्ट्री ने जस्टिस खन्ना को ही सही साबित किया। 40 साल बाद उस ऐतिहासिक गलती को सुधारा गया। हाँ, 2017 के के.एस. पुट्टास्वामी केस में 9 जजेस की बेंच ने ऑफिशियली एडीएम जबलपुर के मेजॉरिटी जजमेंट को ओवररूल कर दिया। उन्होंने यूनानिमसली माना कि जस्टिस खन्ना का डिसेंट ही लीगली और मॉरली करेक्ट था। और नोट्स एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट हाईलाइट करते हैं। 1978 में 44th अमेंडमेंट के जरिए एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। राइट ये तय कर दिया गया कि फ्यूचर में चाहे जो भी इमरजेंसी लगे, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बहुत बड़ी जीत थी। अब तक हमने थ्योरी और बड़े केसेस की बात की, बिल्कुल, लेकिन आम इंसान की जिंदगी पर इसका क्या असर होता है? बिल्कुल। अगर कल को सरकार संसद में बैठकर एक लॉ पास कर दे जो हमारे राइट्स छीन ले, तो एक नागरिक के पास क्या टूल्स हैं? यहीं पर संविधान का आर्टिकल 13 और इसके डॉक्ट्रिन्स पिक्चर में आते हैं। आर्टिकल 13 एक पावरफुल फिल्टर की तरह काम करता है। ये क्लियरली कहता है कि स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को कम करे या छीन ले। अगर बनाता है तो वो लॉ वहां तक वॉइड यानी इलीगल होगा जहां तक वो राइट से टकराता है। और इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए जुडिशरी ने ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्ट्रिन्स बनाए हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी, जैसे कि होलोहेन केस में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया था। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। जैसे अगर 100 पेजेस का एक कानून है और उसका एक छोटा सा हिस्सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो क्या पूरे 100 पेजेस को डस्टबिन में डाल देंगे? कोर्ट्स कहती है नहीं, अगर उस खराब हिस्से को अलग करने के बाद भी बाकी का लॉ अपना पर्पस सर्व कर रहा है तो सिर्फ उस गलत हिस्से को कट किया जाएगा। इसे ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक ताजे सेब में थोड़ा सा हिस्सा सड़ जाए तो हम सिर्फ वो सड़ा हुआ हिस्सा काट कर निकाल देते हैं, पूरा सेब थोड़ी फेंक देते हैं। राइट, परफेक्ट एनालॉजी। फिर दूसरा इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ये स्पेशली उन लॉस के लिए था जो 1950 में संविधान बनने से पहले से चले आ रहे थे। हाँ, भिखाजी केस वाला। मान लीजिए आजादी से पहले का कोई लॉ था जो बिजनेस करने पर रोक लगाता था। जैसे नया संविधान आया, वो आर्टिकल 19 की आजादी से टकराने लगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो पुराना लॉ परमानेंटली मर गया, उस पर बेसिकली फंडामेंटल राइट्स का एक ग्रहण यानी इक्लिप्स आ जाता है। इसे ऐसे विजुअलाइज करें कि एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म एक प्रोजेक्टर से चल रही है, लेकिन 1950 में फंडामेंटल राइट्स का एक बड़ा सा पर्दा उस प्रोजेक्टर के आगे गिर गया। एग्जैक्टली फिल्म पीछे चल रही है बट आम जनता तक सिर्फ उस पर्दे की रोशनी पहुंच रही है। लॉ एक डॉर्मेंट स्टेज में चला गया। लेकिन कल को अगर संविधान में कोई अमेंडमेंट हो जाए जिससे वो तकराव खत्म हो जाए तो ग्रहण हट जाता है और कानून फिर से जिंदा हो जाता है। और तीसरा डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। बशेश्वरनाथ केस में एक अजीब सी सिचुएशन आई थी जहां किसी ने सोचा कि क्या वो खुद अपने फंडामेंटल राइट्स को छोड़ सकता है। मतलब कोर्ट में जाकर कहना कि मुझे अपने राइट्स नहीं चाहिए, मैं इन्हें वेव कर रहा हूँ किसी सेटलमेंट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बहुत स्ट्रिक्ट नो कहा। उनका पॉइंट वैलिड था। फंडामेंटल राइट सिर्फ एक इंडिविजुअल के पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। राइट, ये स्टेट और सिटीजन के बीच का एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर राइट्स छोड़ने की आजादी दे दी गई तो पावरफुल लोग कमजोरों पर प्रेशर डालकर उनके राइट्स छीन लेंगे। इसीलिए कोई भी अपने राइट्स वॉलंटरली गिव अप नहीं कर सकता। अब ये तो क्लियर है कि आर्टिकल 13 कानून को फिल्टर करता है, पर फिर भी अगर सरकार अपनी चलाए तो नागरिक जाएगा कहां? यहीं आती है वो सबसे बड़ी पावर जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हार्ट एंड सोल कहा था, आर्टिकल 32 यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 सच में कोई ऑर्डिनरी राइट नहीं है, ये बाकी सभी राइट्स का अल्टीमेट प्रोटेक्टर है।
आपको लोअर कोर्ट्स के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और आर्टिकल 22 सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह की रिट्स इशू करने की पावर देता है। बिल्कुल। ये रिट्स एक इमरजेंसी मेडिकल किट की तरह काम करती हैं। या फिर सुप्रीम कोर्ट के साथ एक डायरेक्ट हॉटलाइन। इनमें सबसे फेमस है हेबियस कॉर्पस, जिसका लैटिन में मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। राइट। अगर पुलिस या कोई भी एजेंसी किसी को इलीगल तरीके से बंदी बना ले, तो कोर्ट ये रिट निकालकर ऑर्डर देता है कि उस व्यक्ति को तुरंत हमारे सामने पेश करो। कोर्ट चेक करता है कि गिरफ्तारी लीगल है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे फौरन आजाद कर दिया जाता है। ये किसी की आजादी की सबसे बड़ी शील्ड है। इसके अलावा 2 और रिट्स हैं जिनमें लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंडेमस और प्रोहिबिशन। राइट। लेकिन इनका लॉजिक बड़ा क्लियर है। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। जब कोई सरकारी ऑफिसर अपना लीगल फर्ज निभाने से मना कर दे तो कोर्ट उसको काम करने का ऑर्डर देता है। मतलब ये एक्टिविटी डायरेक्ट करता और है। दूसरी तरफ प्रोहिबिशन इसके ठीक ऑपोजिट काम करती है। ये लोअर कोर्ट्स को अपनी जुरिस्डिक्शन क्रॉस करने से रोकती है। यानी ये एन एक्टिविटी डायरेक्ट करती है। एक काम करने को फोर्स करती है और दूसरी रुक जाने को कहती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब सवाल यही आता है कि आर्टिकल 13 और ये सारी रिट्स इतनी पावरफुल हैं, तो क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? एक बहुत लॉजिकल सवाल पैदा होता है यहाँ। अगर संसद के पास आर्टिकल 368 की पावर है संविधान अमेंड करने की, तो क्या वो एक दिन ये नहीं कह सकते कि आज से आर्टिकल 32 और 13 डिलीट? ये कोई हाइपोथेटिकल डाउट नहीं था। एक्चुअली आजाद भारत की हिस्ट्री में इसी एक सवाल ने जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच की सबसे इंटेंस लड़ाई शुरू की थी। राइट्स समेत कुछ भी बदलने की एब्सोल्यूट पावर है। संसद बेसिकली खुद को सुप्रीम मान रही थी। हाँ, लेकिन ये टकराव अपने पीक पर पहुंचा 1973 में। जिस साल एक ऐसा केस आया जिसने देश की डेमोक्रेटिक नींव को फॉरएवर मजबूत कर दिया, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस का स्केल इतना मैसिव था कि ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी बेंच थी। 13 जजेस ने लगातार हफ्तों तक इसकी सुनवाई की थी। और इस केस से एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट निकला, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी मूल ढांचे का सिद्धांत। 13 जजेस की बेंच ने 7-6 की नैरो मेजॉरिटी से एक बैलेंस डिसीजन दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ, संसद संविधान को अमेंड कर सकती है, यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स भी बदल सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ा कैलियट लगा दिया कि संसद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय या डैमेज नहीं कर सकते। इसे समझने के लिए एक एनालॉजी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए संविधान एक विशाल बिल्डिंग है। राइट। संसद के पास पावर है कि वो उस बिल्डिंग में नए कमरे बनवा दें, पेंट चेंज कर दें, नई खिड़कियां लगा दें, लेकिन वो उस बिल्डिंग की फाउंडेशन को खोदकर उसे गिरा नहीं सकती। क्योंकि अगर नींव ही गिर गई तो डेमोक्रेसी ही नहीं बचेगी। और इसकी ठीक बात 1980 में मिनर्वा मिल्स केस ने इस दीवार को और पक्का कर दिया। हाँ, इस केस में क्लियर कर दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू यानी कोर्ट्स की कानून को चेक करने की पावर भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और इसी में कोर्ट ने वो बहुत डीप बात कही थी कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक ही रथ के 2 पहिए हैं। दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस होना जरूरी है। किसी एक को कंप्लीटली डोमिनेट करके रथ आगे नहीं बढ़ सकता। इस बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन ने ही ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रैक्टिकली भारत के डीएनए में एम्बेड कर दिया। अब कोई भी ब्रूट मेजॉरिटी संविधान की आत्मा को रातों रात नहीं मार सकती। इस पूरी डीप डाइव के बाद एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म महज किताबों में लिखी कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है। ये वो प्रैक्टिकल इनविजिबल फोर्स है जो सरकार को ब्रूट फोर्स बनने से रोकती है और उसको लॉ के प्रति अकाउंटेबल बनाती है। सही कहा। ये एक आम नागरिक की लिबर्टी और स्टेट की पावर के बीच का एक बहुत डेलिकेट लेकिन लोहे सा मजबूत बैलेंस है। और हम सबको इसकी फिक्र इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आर्टिकल 14 की इक्वालिटी, आर्टिकल 19 की आज़ादी और आर्टिकल 21 का जीने का अधिकार, ये सब सिर्फ कागज के टुकड़े रह जाएंगे अगर सरकार की एब्सोल्यूट पावर पर लगाम कसने वाला ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाला रेफरी मैदान में न हो। सवाल है, आज हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सरकार को डिक्टेटर बनने से रोकता है और इसे बचाने की आखिरी ताकत जुडिशरी के पास है। लेकिन अगर जुडिशरी ही इस पूरे गेम की आखिरी रेफरी है तो एक आखिरी सवाल बचता है कि खुद उस न्यायपालिका को निरंकुश या मनमानी करने से कौन रोकता है? Who guards the guards? बिल्कुल, उन रक्षकों की रक्षा कौन करता है? इस सवाल पर सोचना जरूरी है क्योंकि डेमोक्रेसी में सवालों का सफर कभी खत्म नहीं होता।
इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।